स्वागत है आपका डू द लॉ चैनल के इस कंटिन्यूअस एजुकेशनल वीडियो सीरीज में, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात करते हुए हमारी बातचीत चल रही है नागरिकता या सिटीजनशिप के बारे में। पहले हमने जाना कि सिटीजनशिप के मायने क्या हैं, उसका ऐतिहासिक वृत्तांत क्या है, और उसके बाद हमने देखा कि भारत की नागरिकता कैसे कैसे मिल सकती है। आज की वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण ऐसे कॉन्सेप्ट्स को जानने वाले हैं जो कि नागरिकता से संबंधित हैं और उनका जानना हमारे लिए लाभकारी होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पढ़ने के संबंध में। और साथ ही हम ये देखेंगे कि ऐसे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि नागरिकता से संबंधित हैं और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले कॉन्सेप्ट से, एनआरआई। पहला कॉन्सेप्ट है एनआरआई, दूसरा है पीआईओ और तीसरा है ओसीआई। तो ये क्या है इसको हम जानते हैं। तो एनआरआई या नॉन रेसिडेंट इंडियन जो कॉन्सेप्ट है वो बताता है कि टैक्सेशन के हिसाब से भारत के नागरिकों को दो हिस्सों में रखा गया है, उनके रेसिडेंसी या भारत में रहने के संख्या के हिसाब से। अब ये क्या संख्या है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। तो जिस वर्ष का टैक्सेशन किया जा रहा है, जैसे 22-23, तो असेसमेंट ईयर होगा 21-22, यानी उससे जस्ट पहले वाला साल। तो उस साल में यदि कोई व्यक्ति 181 दिन या उससे कम दिन भारत में रहा हो तो वो नॉन रेसिडेंट इंडियन हो जाएगा। एक तो ये शर्त है, और दूसरी ये है कि वो उस असेसमेंट ईयर में 59 दिन रहा हो भारत में या उससे कम दिन रहा हो। इसके साथ साथ पिछले 4 साल में वो 364 दिन या उससे कम रहा हो, तो ये नॉन रेसिडेंट इंडियन है। असल में ये पूरी परिभाषा टैक्स के संबंध में इनकम टैक्स एक्ट में जो दी गई है वो रेसिडेंट को बताया गया है, नॉर्मल सिटीजन्स को। और ये अगर कोई क्वालिफाई नहीं करता है रेसिडेंट के तौर पे तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाता है। तो जो हमने आपको ऊपर बताए वो शर्तें हैं जो कि एक नॉन रेसिडेंट इंडियन को नॉन रेसिडेंट इंडियन बनाती है। नॉन रेसिडेंट इंडियन के बेनिफिट क्या हैं? तो नॉन रेसिडेंट इंडियन को टैक्स बेनिफिट्स हैं जो कि टैक्स के लॉ में हर साल बदल सकते हैं। तो जिस समय की बात हो रही होगी उस समय में, उस वर्ष में टैक्सेशन में मिलने वाले लाभ मिलते हैं इस एनआरआई के स्टेटस की वजह से। इसमें किसी भी तरह की कोई भी लिमिटेशन नहीं लगती है। एक आम भारतीय नागरिक की तरह वो तमाम कार्य कर सकता है, यहां तक कि वोट भी डाल सकता है। आइए बात करते हैं पीआईओ की। तो पीआईओ जो है उसको हम देख लेते हैं। तो पीआईओ जो है वो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन इसका फुल फॉर्म होता है, और ये एक फॉरेन सिटीजन को, यानी कि जो भारत का नागरिक ना हो, विदेशी नागरिक हो, उसको ये दिया जा सकता है। इसकी शर्तें हैं, नंबर 1 कि उसके पास फॉरेन का या विदेश का पासपोर्ट हो, मगर उसने कभी जीवन में भारत का पासपोर्ट उसका रहा हो या वो भारत का नागरिक रहा हो। दूसरी शर्त है कि वो बच्चा हो, पोता पोती हो या परपोता परपोती हो, यानी ग्रैंड चाइल्ड या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो किसी भारतीय नागरिक का। तीसरी शर्त है पीआईओ होने के लिए कि वो उसका जो पति या पत्नी है वो इंडियन सिटीजन हो या उसके परदादा परदादी परनाना परनानी भारत के नागरिक हो। यानी कि कोई विदेशी अगर शादी कर ले भारतीय से जो कि भारत का नागरिक हो तो भी वो पीआईओ बन जाएगा, या कोई विदेशी अगर भारत के ऐसे व्यक्ति से शादी करता है जिसके के जो कि स्वयं में ग्रैंड चाइल्ड है या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है किसी भारतीय नागरिक का, तो भी वो पीआईओ बन जाता है। अब पीआईओ होने के बेनिफिट क्या हैं? पीआईओ होने के बेनिफिट ये हैं कि इसमें आप रह सकते हैं भारत में, और 180 दिन की एक लिमिटेशन है जिसमें कि आपको किसी भी तरह के लोकल पुलिस अथॉरिटी को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। 180 दिन से ज्यादा होंगे तब आपको सूचना देनी पड़ेगी। लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन ये है कि आपको वीजा लेकर ही भारत आना पड़ता है, और जो मैंने अभी पहले बताया कि 180 दिन से ज्यादा यदि रहते हैं
तो आपको भारत में स्थानीय पुलिस को उस संबंध में सूचना देनी पड़ती है। इसमें एक और खास बात है कि आप वही गतिविधियां कर सकते हैं जिस बात के लिए आपको वीजा मिला हुआ हो, चाहे वो एजुकेशन हो या जो भी काम हो। अब पीआईओ को भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है? तो एक पीआईओ को भारत में सामान्य तौर से ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना पड़ेगा 7 साल के लिए, तब जाके वो एप्लीकेशन डाल पाएंगे अपनी भारत की नागरिकता के लिए। तो ये पीआईओ था। एनआरआई और पीआईओ हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं ओसीआई की, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो भारत के नागरिकता के जो नियम हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रिवन हैं, तो भारत का संविधान कहता है कि यहाँ किसी भी सूरत में दोहरी नागरिकता नहीं दी जा सकती। अब भारत के बहुत सारे लोग दुनिया भर के अलग अलग देशों में रह रहे थे, तो उनके लिए सुविधाजनक बनाते हुए कुछ ऐसी सुविधाएं दी गई हैं कुछ नियम शर्तों के साथ, जिससे कि उनको डुअल सिटीजनशिप ना होते हुए भी भारत में रहने के दौरान बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएं। तो अब बात करते हैं कि वो बेनिफिट क्या हो सकते हैं। तो बेनिफिट जो हैं वो हैं कि ओसीआईज को लाइफ लॉन्ग वीजा मिल जाता है। उनको बार बार वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके पास तमाम अधिकार होते हैं, चाहे वो आर्थिक गतिविधि करें, चाहे पढ़ाई करें, जस्ट लाइक एनआरआई। इसकी मगर लिमिटेशन है कुछ। वो लिमिटेशन ये है कि वो कोई खेती की जमीन, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते, ना ही प्लांटेशन की कोई प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, और वोट तो दे ही नहीं सकते हैं, चाहे वो पीआईओ हो चाहे वो ओसीआई हो। इसके अलावा साथ साथ वो कोई रिसर्च वर्क की गतिविधि भी नहीं कर सकते हैं बिना स्पेशल परमिशन के। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण एक पॉइंट की, जिसको कि हमें जानना बहुत जरूरी है कि पहले होता ये था कि ऑल पीआईओज वर एलिजिबल टू बिकम ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया या ओसीआईज। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 से ऐसा हो गया था, पर आगे जाकर हुआ ये कि अंत में भारत सरकार ने 2015 से 2015 से ये तय किया कि ऑल दोज होल्डिंग अ पीआईओ कार्ड वर कंसीडर्ड ओसीआई कार्ड होल्डर्स। एक चीज ओसीआई के कार्ड होल्डर्स के लिए बताएं कि इंडियन सिटीजनशिप के लिए एक ओसीआई कार्ड होल्डर को 5 साल उसको हो चुके होना चाहिए कि उसके पास कार्ड हो ओसीआई का, और फिर वो ऑर्डिनरीली भारत में रह रहा हो लगभग 12 माह से, तब जाके वो अप्लाई कर सकता है भारत की नागरिकता के लिए। ओसीआई के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात है कि विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को ये जो समय सीमा है इसको घटा के 12 महीने को घटाकर 30 डेज किया जा सकता है। 12 महीने के समय को सिर्फ 30 दिन किया जा सकता है, पर यह विशेष परिस्थितियों में। तो ये हमने देखा कि एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई क्या है। अब बात करते हैं कि भारत की नागरिकता छोड़ी कैसे जा सकती है। तो इसकी 3 शर्तें हैं। रिनंसिएशन है, यानी कि जब कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता त्याग दे, खुद ही सरेंडर कर दे, सूचित करे कि मैंने भारत की नागरिकता छोड़ दी, या वो किसी और देश की नागरिकता ले ले, तो ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। और तीसरा तरीका है नागरिकता के समाप्त होने का, वो है कि भारत सरकार किन्हीं कारणों से किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित कर दे। तो ये महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है नागरिकता से संबंधित। अब हम बहुत सरल ढंग से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की 5 से 11 आर्टिकल जो हैं उन पर नजर डालते हैं कि उनमें मोटा मोटी क्या बातचीत है। हर आर्टिकल सिटीजनशिप से संबंधित है। आर्टिकल 5 में सिटीजनशिप की बातचीत है, जबकि संविधान शुरू हुआ था। तो आर्टिकल 5 में उस संबंध में
विस्तार से चीजें बताई गई हैं। आर्टिकल 6 में जो लोग भारत आए पाकिस्तान से, उनके संबंध में उनके अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 7 में जो लोग पाकिस्तान भारत से माइग्रेट कर गए, उनके बारे में लिखा गया है कि उनके संबंध में क्या रूल्स हैं, उनके क्या अधिकार हैं। आर्टिकल 8 में ऐसे लोग जो भारत के बाहर रहते हैं, रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, उनके संबंध में राइट्स उनके दिए गए हैं। आर्टिकल 9 में वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट, कोई भी अगर विदेश की नागरिकता, किसी और देश की नागरिकता ले लेगा तो उसकी नागरिकता अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता। यह आर्टिकल 9 में लिखा है। आर्टिकल 10 में लिखा है कि कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप के अधिकार की निरंतरता के बारे में आर्टिकल 10 बताता है। और आर्टिकल 11 में यह बात लिखी है कि पार्लियामेंट कानून बना सकती है सिटीजनशिप के संबंध में। तो ये तमाम बातें हमने सिटीजनशिप से संबंध में बताई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। आप अपने फीडबैक से हमें बताइए कि आप किस तरह से इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, क्या और बदलाव चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।